हाँ जी, शुरू करें। कुछ होमवर्क दिया था क्या जाते जाते कल? दिमाग लगाओ। अच्छा, दिमाग लगाया था। log b बाई ए, log b बाई ए सही है आंसर, तो log b बाई ए ही होगा। इंटीग्रेशन में आएगा और कहाँ पे आएगा? हाँ जी, क्या था सवाल? पहला सवाल क्या था पहले ये बताओ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहला वाला ये था क्या, 1/2n प्लस 1/√4n² -1, यही था क्या? 4n² -4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में था 1/√, कितना दिया था, 3n² प्लस 2n -1। देखो सब लोग किसका, हाँ कितना आंसर आया बोलो तो। π/2 तो गलत है, और कोई? π/3 भी नहीं आएगा, और कोई? π/6 आएगा। देखो इधर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो देखो कहाँ गलती हुआ मिलाओ। देखो सब में 4n² -1 है, यहाँ 4 है, तो इसको भी हम लिख सकते थे अगर दिमाग लगाते, तो √4n² -0 लिखे क्या? और ज्यादा बढ़िया है कि 0² लिखो, क्योंकि 1 के बाद 4 हो रहा है। अगले वाले में लिखा गया है √4n² -1², अगले वाले में लिखा गया √4n² -2², ऐसे चलता रहा कहानी। तो जरा बताओ हम इसको क्या लिख सकते थे, √4n² n-1² बहुत बढ़िया। क्या सबने ये चीज लिखा था क्या? बैलेंस करके देख लो, 4n² n², 3n², यहाँ -2n माइनस प्लस 2n बन जाएगा, और ये +1 के साथ माइनस लग के -1, यानी कि सिस्टम बैलेंस है, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चलो जनरल टर्म बताओ इसका जनरल टर्म होता सर 1/√, क्या 4n² -r², क्योंकि चेंज तो यही हो रहा है। और इस बार r का वैल्यू कहां से कहां तक बच्चों, क्या 0 से लेके n-1 तक। चलिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक 1/n बाहर लाना है, तो अंदर से n² कॉमन ले लें, तो समेसन r = 0 to n-1, एक n² बाहर लिया तो बाहर आया 1/n, और अंडर रूट में बच जाता बच्चों 4 - r²/n², क्या उसको मैं r/n² लिख दूं? कोई दिक्कत? चलो लोअर लिमिट होता था सर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r1/n, यानी कि 0/n, तो ये तो 0 आया होगा। और अपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r2 का वैल्यू है बच्चों n-1/n। अच्छा, लिमिट अगर थोड़ा बहुत पता हो, कितना आएगा इसका वैल्यू? 1 आएगा। कैसे आएगा वो भी देख लो, हालांकि इसका तो मैंने CBT बता रखा है, लेकिन जिनको नहीं पता वो लोग देख लो। ऊपर से एक n कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर आता 1 - 1/n, और नीचे था n, ये n से n कैंसिल हो जाता, और n के जगह इन्फिनिटी रख दूं तो 1 - 1/∞ 0, तो 1 - 0 वैल्यू आएगा 1। दैट मीन्स इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट जो होगा वो 0 होगा, और अपर लिमिट कितना होगा, 1। तो अभी ये सवाल कन्वर्ट हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, इस 1/n को dx लिखना था, और 1/√4 माइनस ये बन गया x, तो 4 - x²। क्या यहां तक तुम लोग पहुंच गए थे? आंसर तो तुमने गलत ही निकाला है। चलो फॉर्मूला बोलो, कौन सा? 1/√a² - x² है क्या? क्या होता था? क्या होता था? अरे डायरेक्ट, हट गधा कहीं का, साइन इनवर्स x/a। यार सिंपल है, इसमें क्या पता नहीं क्या कर रहा है। लिमिट है 0 से 1, जब 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, माइनस जब 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 इज 0, सो आंसर इज π/6। कितने लोग का आ गया था भाई आंसर?
एक बच्चे ने तो सही बोला था, बाकी लोग तो गलत ही बोल रहे थे। कोई नहीं, इट्स ओके, नोट करो। सो आंसर इज 5/6। एक और सवाल दिया था आई थिंक, NaNb, इसका आंसर क्या आया? बहुत बढ़िया। सवाल था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/Na प्लस 1/Na प्लस 1 प्लस 1/Na प्लस 2, यही था। कहां तक गया था? 1/Nb तक। सबसे पहले तो सबको एक जैसा बनाओ। अच्छा, ये हो गया सबका, मिटाऊं नीचे वाला? हाँ जी, ध्यान दें। 1 नीचे सब में Na प्लस है, तो सब में Na प्लस लिखो सबसे पहले। इसको लिखा 1/Na, कुछ नहीं है तो 0 दे दो, प्लस 1/Na प्लस 1 प्लस 1/Na प्लस 2। हुआ? अच्छा, लास्ट वाले को क्या लिखना है बच्चों? Na प्लस समथिंग, तो क्या इसको लिखूं? 1/Na, बोलो, प्लस Nb माइनस Na। बहुत बढ़िया, जिसने इतना लिख लिया उसका काम तो खत्म था। Na कैंसिल होके Nb तो बचेगा। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये बन गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जनरल टर्म में आता है इसका 1/Na प्लस समथिंग यानी कि r, और इस बार r का वैल्यू ऐसा लगता है 0 से लेके क्या Nb माइनस Na तक। चलिए, एक 1/n चाहिए, n कॉमन ले लो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेसन r इक्वल टू 0, इसको लिख रहा हूं मैं n इंटू बी माइनस ए, और यहां पे आ जाता 1/n, एक बाहर, अंदर आता a प्लस r/n। कहानी खत्म। लोअर लिमिट निकालें। लोअर लिमिट हो जाता सर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r1 यानी कि 0 डिवाइडेड बाई n, दैट मीन्स 0, एंड अपर लिमिट हो जाता लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r2 के जगह पे है n इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n से n उड़ा, और ये वैल्यू आ जाता b माइनस ए। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल गया अपने को। आइए इंटीग्रेशन के पास, 0 से लेके b माइनस ए तक, और 1/n dx हो गया 1/a प्लस एक्स, 1/a प्लस एक्स dx, और हम जानते हैं 1/a प्लस एक्स क्या log बन जाएगा, log a प्लस एक्स। लिमिट है 0 से लेके b माइनस ए, तो सबसे पहले अपर लिमिट में यानी कि log a प्लस एक्स के जगह रखा b माइनस ए, माइनस log a प्लस एक्स के जगह पे लोअर लिमिट 0। तो ऐसा लगता है जैसे a से a उड़ा, तो ये log b हो गया माइनस log a हो गया। क्या आंसर log b बाई a हो जाएगा? नोट करें। हाँ,
क्या किया था तुमने बी को? तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है बच्चे। बी को क्या ले लिया था? ए प्लस वन। क्यों? तो तुमने बच्चे एक स्पेशल वैल्यू निकाल दिया, यानी कि बी के एक स्पेशल वैल्यू के लिए तुमने फाइंड कर लिया, समझ रहे हो? बट जनरल तरीका वो नहीं हुआ तुमने। नहीं, आंसर तुम्हारा सेम आया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन लास्ट में तुमने फिर उसको रिप्लेस किया होगा ना बी से, a+2 को, a+1 को। तो फिर वही बात है कि लास्ट वो तुम्हारा बी के एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए आंसर आया और तुमने बाद में फिर आंसर को भी जनरलाइज किया, समझ रहे हो? तो वो भी तो वो करना गलत नहीं है, सही है। हम आंसर चेक करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। बाकी जनरल तरीका ये है। नेक्स्ट, अब इसमें एक और वैरायटी बनता है बच्चों इस तरह के सवाल में, जिसमें दिखता नहीं है कि ऐसा है एग्जैक्टली, लेकिन होता है। जैसे सवाल दे दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n होल पावर 1/n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n होल पावर 1/n। देखिए इसको कैसे करते हैं। n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, पावर में 1/n हो, कहीं ना कहीं ये कहानी टूट के इसी फॉर्मेट में आने वाला है, यानी कि ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम बनेगा। हालांकि डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, लेकिन पहले एक सवाल देखो, फिर अगला तुम ट्राई करोगे। पहले इसको देखोगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, लेट y, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछ चुका है बहुत बार आईआईटी में। सबसे पहले इसको मान लो y, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n होल पावर 1/n एंड टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ताकि ये पावर सबसे पहले बाहर आए। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया बच्चों लॉग y, सुनते जाना। ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग ऑफ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n होल पावर 1/n। देखते रहो। अब हम लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं, पावर है बाहर आ जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1/n बाहर चला आया और अंदर बचा लॉग ऑफ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n। सही लिखा है यहां तक? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। अब अंदर का कहानी देखना, लॉग। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल n? फैक्टोरियल n का मतलब क्या है? 1 इंटू 3 इंटू 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई n टू द पावर n को क्या मैं लिख दूं? n इंटू n इंटू n इंटू डॉट 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 n टाइम्स। तो कोई दिक्कत होगा? नहीं। अब देखो अलग अलग करते हैं बच्चों। मान लो कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो हम जानते हैं लॉग का प्रॉपर्टी बोलता है कि लॉग m इंटू n, क्या लॉग m प्लस लॉग n बन जाता है? तो अगर मैं इसको लिख दूं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n बाहर चल रहा है और अंदर अगर मैं लिख देता हूं log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n प्लस डॉट 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 लास्ट में log n/n, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब पहुंच गए हम पुराने जमाने में। अब इसका जनरल टर्म बताओ। 1/n पहले से मिल चुका है, अच्छी बात यह है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n बाहर, 1/n को हेलो हेलो, हाँ ऋषिराज, मैं ठीक हूँ, बोलो। अच्छा 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 अच्छा, सुनो ना, मैं एक क्लास के बीच में हूँ, मैं तुमको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, ठीक है?
हाँ ठीक है। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ जी देखो, चलो इधर देखो, 1/n इंटू, क्या इसका जनरल टर्म में मैं अगर लिख देता log r/n तो कोई दिक्कत होता? क्योंकि 1 2 3 यही तो वेरी कर रहा था। और इसमें सिग्मा लगा देता मैं, r का वैल्यू क्या 1 से लेके n तक। तो कहानी हो गया सिंपल बच्चों। लोअर लिमिट निकालने के लिए फिर से वही कहानी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r1 का वैल्यू 1 है तो 1/n ये 0 आता है, 1/infinity। और अपर लिमिट निकालें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r2, दैट मीन्स n डिवाइड बाई n एंड वैल्यू विल बी 1। सो ये सवाल कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1, 1/n dx बनता, और ये log ये पूरा x बन जाता r/n, तो ये बन जाता log x dx। कौन बताएगा log x का इंटीग्रेशन? बहुत बढ़िया, x log x माइनस x, और लिमिट है 0 से 1। जब 1 रखूंगा तो log 1 0, माइनस 1 यानी कि -1 बचता, माइनस जब 0 रखूंगा तो 0 0 0 बचता। तो क्या आंसर -1 होता? एक बात सुनो, पहला ऑप्शन दिया रहता है -1 हर बार, और यहां पहुंचने के बाद भी 80% लोग गलत करते हैं। बताओ गलती कहां पे? -1 सही नहीं है। log y बच्चे, ये log y का वैल्यू है ये। यस, दिस इज वैल्यू ऑफ log y -1। सो व्हाट इज y? e टू द पावर -1, दैट मीन्स 1/e इज द आंसर। बात समझ आई? तो लास्ट में जाके इस बात को भूलना नहीं है, और 80% लोग लिटरली गलती करता है लास्ट स्टेप पे जाके, क्योंकि जगह इतना कम होता है कि लास्ट में जाके लोग भूल ही जाते हैं कि हमने log भी लिया था। नोट करें। नहीं बच्चे, ये गलत फहमी बिल्कुल मत पालना। वो जितना देता है उतने में ही करना है तुमको सब कुछ। हाँ ये मीन्स, अच्छा ये अभी तो ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन में देता होगा, कुछ पेपर देता है सबको, कुछ फिक्स्ड पेपर। हम्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टेट तो बच्चे चैप्टर का नाम है, उसके अंदर जो पहला लॉ आता है दैट इज कूलम्ब्स लॉ, उसमें जो फोर्स निकलता है दैट इज कूलम्ब्स फोर्स, जिसके ऊपर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टेट है। जैसे मैग्नेट में स्यूडो फोर्स मतलब झूठा फोर्स, फर्जी फोर्स, जिसको हम एज्यूम करते हैं अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। स्यूडो फोर्स, एनएलएम, एनएलएम के बाद कहानी स्टार्ट हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद आते ही रहता है ये तो घूम फिर के। जहां भी तुम्हारा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो जहां भी नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब जहां भी तुम्हारा फ्रेम में कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, वहां पे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है एक अपोजिट डायरेक्शन में। तुम लोग पढ़ोगे बच्चे, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, टेंशन मत लो। फिलहाल तो एक सवाल करके दिखाओ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन π/2n इंटू साइन 2π/2n इंटू, अच्छा इधर मिटाऊं, हुआ क्या सबका?
साइन पाई बाई 2n 2 पाई बाई 2n ऐसे चलता जा रहा है, डॉट 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 साइन n माइनस 1 पाई बाई 2n होल पावर 1/n। चलिए जैसे किया वैसे ही करना है, करके दिखाओ, ट्राई करो। कूलम्ब्स लॉ सबसे बेसिक चीज़ है, कूलम्ब्स लॉ के कारण ही बाकी सारा चीज़ डिराइव होता है। जितना भी हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में डेरिवेशन, सब तो कूलम्ब्स लॉ के कारण ही आता है। जैसे तुम लोग अभी उसमें मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो ना, तुम लोग मैग्नेटिज्म में आया होगा बायोट सेवर्ट लॉ स्टार्टिंग में। बस उसमें बायोट सेवर्ट लॉ का खेल है सारा, इधर सारा का सारा कूलम्ब्स लॉ का खेल है। ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो सारा का सारा वही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का खेल है। सब कहानी मिलता जुलता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, वहाँ पे आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, कुछ मिला होगा। एक लॉ होता है फिजिक्स में, बाकी सब तो डिराइव्ड चीजें हैं। क्या लगता है तुमसे बन जाएगा? टाइम दूं? बनाओ। कोई बोलेगा आंसर कि नहीं बोलेगा? जल्दी बिठाओ, जल्दी बिठाओ। और कोई? अरे किसी का नहीं आएगा क्या? ऐसे मत किया करो यार, एक आंसर नहीं निकालते हो तुम लोग। लास्ट में इंटीग्रेशन में फंसोगे फिर जाके, मुझे लग रहा है।
चलो देखो, इसको मान लिया y, log ले लूं तो log y इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1/n बाहर निकाल देता हूं सीधा, इंटू लॉग ऑफ दिस। अब फिर प्रोडक्ट रूल, log m इंटू एन, ये हो जाता लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, अंदर मिलता log साइन पाई बाई 2n प्लस log साइन 2 पाई बाई 2n प्लस डॉट 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 log साइन n माइनस 1 पाई बाई 2n। क्या सही लिख रहा हूं? तो कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, सीधा जनरल टर्म लिखो इसका, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n log साइन, नीचे 2n सब में है, ऊपर पाई 2 पाई 3 पाई हो रहा है, तो क्या r पाई लिख दूं? अरे बोलो ना, सही है क्या? r का वैल्यू कहां से कहां तक? क्या 1 से लेके n-1 तक? खत्म कहानी। 1/n dx बन गया, r/n x बन गया, बाकी सब सेम। तो लोअर लिमिट देखो फिर से वही, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 0 आएगा, अपर लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n-1 डिवाइडेड बाई n, n कॉमन लोगे वही पुराना कहानी, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू 1-1/n डिवाइड बाई n उड़ा, और 1-0 यानी कि अपर लिमिट विल बी 1। So this summation will replace to integration, lower limit 0 upper limit 1, और आपके पास आएगा log sin पाई बाई 2 इंटू एक्स, गलती नहीं लास्ट स्टेप में, पाई बाई 2 इंटू एक्स, और 1/n बन गया dx। बोलो यहां तक सही लिखा था क्या तुमने? बोलते नहीं है। एक काम करो, ये पाई बाई 2x को मान लो t, अब इसके बाद शायद तुम फंस गए होगे, हालांकि ऐसा सवाल हम कर चुके हैं बहुत बार। इसको मान लिया t, तो अपने पास आ जाता पाई बाई 2 dx इक्वल टू dt। रिप्लेस करने जाओ तो log साइन t, और dx के प्लेस पे आ जाता बच्चों 2/पाई dt, 2/पाई बाहर कर लिया इंटू dt। लिमिट चेक करो, x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू 1 तो t का वैल्यू पाई बाई 2। बहुत बढ़िया, इसको देख के कुछ याद आया किसी को? बहुत बढ़िया, जिनको याद आ गया बहुत बढ़िया। इसका वैल्यू होता है -पाई/2 log 2, और बहुत बार हमने इसको यूज किया, प्रूफ भी किया था इसको। तो ये हो गया 2/पाई इंटू -पाई/2 log 2। पाई ने पाई को मारा, 2 ने 2 को मारा, यानी कि -log2। अगेन रिमेंबर दिस इज वैल्यू ऑफ log y, log y इक्वल टू -log2, या फिर log y इक्वल टू इसको log हाफ लिख सकते हैं। सो y इक्वल टू हाफ इज द आंसर। अरे बात समझ में आई क्या? नोट करें, पुरानी चीजें भूलना नहीं है, कब किसका कहां पे यूज होगा नहीं पता, कहीं भी कोई भी आ सकता है घूम फिर के, तो कृपया कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहें। तुम्हारे कॉपी में मैंने जितना करा दिया है उसके बाहर तो नहीं आएगा, ये गारंटी है, लेकिन अगर वो भी तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो फिर बेकार है। फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी और बच जाती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मिटाऊं? हो गया सबका? लिखो,
हेडिंग लगाओ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये बोलता है इंटीग्रेशन 0 to n t कैपिटल T f ऑफ x dx अगर कहीं दिखे तो हम इस n को बाहर निकाल सकते हैं n टाइम्स 0 to t f x dx। एक छोटा सा कंडीशन है वेयर ये जो n होना चाहिए वो एक इंटीजर होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है जो एफ एक्स है एक पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। अब कुछ लोग फिर से कोमा में जाएंगे जिन्होंने फंक्शन नहीं पढ़ा है अभी तक मेरे बोलने के बाद। एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, जिसका पीरियड ये टी होना चाहिए। अब सवाल आता है पीरियोडिक फंक्शन, सबने पढ़ लिया क्या फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन जिसको पढ़ाया उसने तो पढ़ा ही, कुछ लोग जो फंक्शन पढ़ रहे थे उन लोग पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा क्या? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बच्चे, तुम क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन सा लेक्चर में है छोड़ो ना यार, तुम पूरा फंक्शन पढ़ो, कहीं ना कहीं रास्ते में मिल जाएगा तुमको। आधे के बाद है, मतलब 12, 8, 9, 10 में नहीं मिलेगा, लास्ट में मिलेगा ये पीरियोडिक फंक्शन। 12-13 लेक्चर के आसपास मिलेगा। चलो कुछ बातें सबसे पहले याद दिला दूं, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, इनका पीरियड क्या होता था बच्चों? कौन गधा पाई/2 बोला पे? साइन एक्स कॉस एक्स 2 पाई होता है बच्चों। मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स आ जाए तो पाई। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स या फिर साइन टू द पावर इवन आ जाए तो पाई हो जाता है पीरियड। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड, फिर से मेमोरी 1 होता है, फिर से मेमोरी फुल हो गया। 1 मिनट रुक जाओ। नहीं ठीक है अभी चलेगा, थोड़ा देर और। हाँ जी, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो, चाहे किसी के पावर में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स आ जाए, 2 to the पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, e to the पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, इन सब का पीरियड बच्चों 1 होता है। अच्छा और कुछ याद दिलाओ मुझे। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट था, शायद तुमको याद हो, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स कितना होता है पीरियड? लगता है कि पाई होगा लेकिन पाई होता नहीं था, एक्सेप्शनल केस, पाई/2 होता था। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर कुछ मल्टीप्लाई हो जाए तो जैसे साइन 2x आ जाए तो इसके साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो तो क्या उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2 पाई/2 पीरियड पाई हो जाता था। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं फिलहाल, नोट करो पहले इसको। फिर से बोल रहा हूं, जिनका फंक्शन नहीं हुआ है कृपया जल्दी खत्म करें, वरना ऐसे प्रॉब्लम्स और भी आएंगे रास्तों में। और स्पीड बढ़ाओ तुम लोग थोड़ा, क्या तुम लोग कर रहे हो ना, लाहे लाहे पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे बैच में एक लड़की है सुरैया है क्या क्लास में? उसको 2 दिन में 2 चैप्टर भेजा, 2 दिन में निपटा दिया उसने, तीसरे दिन तीसरा चैप्टर भी निपटा दिया। अरे कितना ही टाइम लगता है, एक दिन भर बैठोगे तो खत्म कर दोगे यार। अब देखो पीरियड वो मिनिमम पॉजिटिव इंटरवल है जहां के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। साइन एक्स का ग्राफ याद कर, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया,
2 पाई के बाद वापस से फिर से वही शेप मिलने लग जाता है, याद आ रहा है? दैट 2 पाई इज पीरियड ऑफ द फंक्शन। पीरियड मतलब क्या होता है? पीरियड मतलब पीरियोडिक मोशन, सुना है ना, एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, जैसे अर्थ पीरियोडिक मोशन में है, सन के चारों तरफ, मून अर्थ के चारों तरफ पीरियोडिक मोशन में है, एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड। चलिए, जैसे किसी ने बोला कि एक सवाल ले लो आप कि इंटीग्रेशन 0 से 16/3 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। हाँ जी, ध्यान देना इधर, 0 to 16 पाई/3 मॉड साइन एक्स डी एक्स। हम ग्राफ बना के इसको कर सकते हैं, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तुम ये बताओ, क्या मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई है? तो 0 से एन टी, क्या मैं इस एन को बाहर निकाल सकता हूं बच्चों, 16/3 को? और क्या मैं इसको 0 to पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकते हैं ऐसा। ऐसे जानबूझ के गलत कर रहा हूं मैं। अबे ये इंटीजर थोड़ी है, इंटीजर भी ध्यान रखना है, ठीक है? अगर यही सवाल होता 0 to 16 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स, क्या इस बार मैं 16 को बाहर निकाल सकता था? यस, 0 to पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। और जरा बताओ 0 to पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना हुआ? ये तो पता है हमें, कितना होता है? अरे गधों, 2 होता है साइन एक्स का एक लूप। तुम लोग भी जो है ना, जान निकाल देगा मेरा। एक ही चीज को 10 बार बताना पड़ता है, तब भी भूल जाता है सब। इसका वैल्यू 2 नहीं होता है, 32 इज द आंसर। चलो ये करो, 0 to 400 पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। 0 to 400 पाई 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। जरा बताओ 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 dx। 2 ने 2 को मार दिया। अंडर रूट कॉस स्क्वायर x, अब देखो लिमिट दिया हुआ है, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर x को हम कॉस x डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मॉड कॉस x dx। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड x। x हम लिख देते हैं, फर्क नहीं पड़ता है जब कंडीशन ना दिया हो तो, बट लिटरली में ये मॉड x होता है। अब फिर से वही कहानी, मॉड x, मॉड ऑफ कॉस x का पीरियड भी क्या पाई होता है? पाई होता है। तो 0 से n t, ये इसका पीरियड, ये n इंटीजर, तो 400 बाहर निकाल सकते हैं। 400 इंटू 0 to पाई मॉड कॉस x dx। जरा बताओ 0 से पाई मॉड कॉस x कैसा ग्राफ बनेगा? 0 से पाई, तो 0 से पाई बाई 2 तक तो ये, और क्या पाई बाई 2 से पाई वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा मॉड लगाए तो कुल मिला के ये पूरा एक लूप बन गया कॉस का, +1 और +1, तो इसका भी वैल्यू 2 ही होगा। तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर इज 800। बात समझ आ रही है? ठीक है क्या? नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 to 1000 e to the power x माइनस बॉक्स x dx, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। x माइनस बॉक्स x क्या फ्रैक्शनल पार्ट x होता है? तो ये बन जाता बच्चों e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट x, यानी कि 0 to 1000 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट x dx।
और e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1। और ध्यान से देखो तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, 1000 इंटू 1 लिख ही सकते हैं। तो 0 से nt, n इज इंटीजर, 1000 बाहर, और ये बन गया इंटीग्रेशन 0 to 1 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट x dx। एक इंपॉर्टेंट चीज, सोचने वाली बात, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू कितना होता है? x के बराबर होता है हमेशा। याद करो ना, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या 0.2 ही होता है? 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या 0.8 ही होता है? यानी कि जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x को हम x लिख सकते हैं। यानी कि जब x का वैल्यू 0 से 1 है तो इस फ्रैक्शनल पार्ट x को x लिख लो, यानी कि ये बन जाएगा 1000 इंटीग्रेशन 0 to 1 e टू द पावर x dx। कहानी खत्म। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, लिमिट लगा हुआ है बच्चों 0 to 1, तो 1000 इंटू जब 1 रखूंगा तो e, माइनस 0 रखूंगा तो e टू द पावर 0 1। सो 1000 इंटू e माइनस 1 इज द आंसर। बात समझ आ रही है? अगर 1.2 है तो 0.2 होगा, 1.9 है तो 0.9 होगा, मतलब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चे, समझ रहे हो? यानी कि जो पॉइंट के बाद है, अब इसमें सब पॉइंट के बाद ही है तो वही बराबर आ जाता है उसके। ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं फंक्शन में, तो इसलिए फिर से वही बात नहीं बोलूंगा कि जाके फंक्शन पढ़ो। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए। इंटीग्रेशन 0 to 10 2 to the पावर x डिवाइड बाई 2 to the पावर बॉक्स x dx। करो जल्दी से। हम्म 20 और log 2 वॉक 2 नहीं आ रहा है क्या कुछ? अबे 2 to the पावर x के इंटीग्रेशन में log 2 नहीं आएगा क्या? क्या बात कर रहे हैं? 2 to the पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो ये बना 0 से 10, 2 to the पावर x माइनस बॉक्स x लिख लिया इसको ऊपर ले जाके, और ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट x। तो 0 to 10 2 to the पावर फ्रैक्शनल पार्ट x dx। इसका पीरियड बच्चों 1, पीरियड अगर 1 है और 0 से यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो 0 to n t में n बाहर निकाल सकते हैं, तो 10 टाइम्स हो जाता है 0 to 1, 2 to the पावर फ्रैक्शनल पार्ट x। फिर से वही कहानी, x का वैल्यू 0 से 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट x को हम x लिख सकते हैं, और हम जानते हैं 2 to the पावर x का इंटीग्रेशन होता है 2 to the पावर x डिवाइडेड बाई log 2, यही होता है ना? लिमिट है 0 से 1, तो 10 बाई log 2 बाहर आ गया, और अंदर देखो तो 2 to the पावर 1 2 माइनस 2 to the पावर 0 1, तो 2 माइनस 1 1, यानी कि 10 बाई log 2 इज द आंसर। आया क्या किसी का? इसका दूसरा प्रॉपर्टी, उसको नंबर 1 डाल लेना, दो और प्रॉपर्टी लिख लो। इंटीग्रेशन a से लेके a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स,
इसको हम इस ए को उड़ा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 to NT fx dx, और एक है इंटीग्रेशन mt to NT या फिर NT to MT fx dx, हम इसको लिख सकते हैं m माइनस n इंटीग्रेशन 0 to t fx dx। m और n और a के बीच में कोई कंडीशन नहीं डाल रहे हैं, बस एक चीज है कि fx इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t, वही पुराना कंडीशन। इनका भी यूज हो जाता है कहीं कहीं। हाँ, a टू a प्लस एन टी। इंटीग्रेशन -1/7 to 20/7 साइन ऑफ x माइनस बॉक्स x dx। देखो ध्यान दो, इंटीग्रेशन -1/7 to 20/7 x माइनस बॉक्स x हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x dx। अच्छा, इसका पीरियड क्या 1 होगा बच्चों? 1 होगा या 2 पाई होगा? बताया था अंदर वाला फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, बाहर वाला नहीं। अंदर वाले फंक्शन का क्या पीरियड है वही ओवरऑल फंक्शन का पीरियड होता है। कंपोजिट फंक्शन का कहानी लिखा रखा है हमने ये भी। तो पूरे फंक्शन का पीरियड बच्चों 1 है। अब इसको मैं दोनों मेथड से तुमको करके दिखाता हूँ, सेकेंड प्रॉपर्टी से भी और थर्ड प्रॉपर्टी से। ध्यान देना, a से a प्लस एन टी जाना था, ठीक है। यहाँ -1/7 है, तो यहाँ भी -1/7 प्लस समथिंग लेके आता हूँ मैं। तो मैंने इसको क्या लिखा, ये जो 20/7 था, ऐसे तुम मन में भी कर सकते हो। 20/7 को लिखा -1/7 प्लस n इंटू पीरियड था इसका 1। बताओ यहाँ से n कितना आएगा? ये इधर आया, क्या बोलता है यार, 21/7 3 आएगा n का वैल्यू, 3 आएगा ना। यानी कि अगर इस इंटीग्रेशन को मैं लिख देता -1/7 से लेके -1/7 प्लस 3 इंटू 1, तो बताओ कोई दिक्कत होता? यानी कि इस वाले टर्म को रिप्लेस कर दिया इससे, जहां पे n का वैल्यू 3 है। चेक करके देखो ना, 21 - 1 20/7 नहीं आ जाएगा? इससे फायदा क्या हुआ सर? फायदा ये हुआ, ध्यान देना, कि ये पीरियड 1 था, तो ये बन गया a से a प्लस एन टी, और प्रॉपर्टी 2 बोलता है कि a टू a प्लस एन टी में ये दोनों a को उड़ा सकते हो। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0 to NT 3 इंटू 1 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x dx। अब प्रॉपर्टी 1 लग जाएगा, क्या सर, कि 0 से NT में अगर n इंटीजर है तो बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ गया, 0 to 1 साइन ऑफ, और 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x का कोई काम नहीं, तो ये x बन जाएगा। कहानी खत्म। तो 3 टाइम्स साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस बाहर कर लेता हूं, कॉस x लिमिट है 0 से 1, तो आपका आंसर आ जाएगा -3 इंटू कॉस 1 माइनस कॉस 0 इज 1। ये आपका आंसर। और दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास था इंटीग्रेशन -1/7 to 20/7। ध्यान देना, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x dx। हम जानते हैं कि इसका पीरियड 1 है, तो यहां भी 1 लिख दूं और यहां भी 1 लिख दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी को फिल करो,
एन टी से एम टी, जहां टी पीरियड है, टी 1 है, तो एन टी से एम टी अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं एम माइनस एन, यानी कि 20/7 माइनस -1/7 इंटू 0 टू टी, यानी कि 0 to 1 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी 3 का यूज कर लिया, तो बाहर आ गया 21/7 3, और 0 से 1 में ये x बन गया, तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स, और कहानी फिर से वहीं पहुंच जाएगा। यहां पे दिखाई दे रहा है, नोट करो। हम्म 1 cos 0 1 sin 0 0 cos 1 ही रहेगा। इंटीग्रेशन -1 to 2 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट 3x dx, बताइए। सबसे पहले बताओ e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट 3x का पीरियड कितना? 1/3। अब तुम्हारी मर्जी है, प्रॉपर्टी 2 लगाओ, प्रॉपर्टी 3 लगाओ, पीरियड 1/3 है, ख्याल रखना प्रॉपर्टी 2 ही लगेगा। प्रॉपर्टी 3 में तो यहाँ 1/3 लाना डिफिकल्ट है, तो चलो ठीक है, प्रॉपर्टी 2 लगाते हैं। तो हमने इसको लिखा -1 से लेके -1 प्लस, अच्छा n का वैल्यू कितना, 2 इक्वल टू लिख लो -1 प्लस एन टी, यानी कि 1/3। बताओ n कितना आएगा, 9 आएगा क्या? तो अगर मैं इसको लिख दूं -1 से -1 प्लस 9 इंटू 1/3, चेक करके देखो, यहां 2 मिल जाएगा, 3 - 1 दिखा, e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट 3x dx। ध्यान दें, a टू a प्लस एन टी, a गया, तो ये हो गया 0 से एन टी, यानी कि 0 से 9 इंटू 1/3 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट 3x dx। अगेन 0 से एन टी में अगर n इंटीजर है तो प्रॉपर्टी 1 बोलता है कि 9 बाहर, 0 to 1/3 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट 3x dx। अब यहां कहानी वही बच्चे, x का वैल्यू है 0 से 1/3, ख्याल रहे x का वैल्यू है 0 से 1/3, यहां 3x है, तो 3x का वैल्यू कहां से कहां तक, क्या 0 से लेके 1 तक, और कोई भी चीज 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या उसका फ्रैक्शनल पार्ट उसी के बराबर हो जाएगा। तो e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट 3x में इसको हटा सकते हैं हम, तो ये हो गया 9 टाइम्स 0 to 1/3 e टू द पावर 3x dx, एंड e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, एंड लिमिट इज 0 to 1/3। 3 से गया ये 3, जब 1/3 रखोगे तो 3 कैंसिल, e बचेगा, और जब 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 1 बचेगा, यानी कि 3 इंटू e - 1 इज द आंसर। चेक करो सही है क्या? e टू द पावर अगर फ्रैक्शनल पार्ट x होता तो 1 होता बच्चे, पीरियड ऐसे सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट x होता तो 1 होता,
अगर x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो पीरियड में वो डिवाइड हो जाता है। फिलहाल तुम इतना ही याद रखो, अगर x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो उस फंक्शन के पीरियड में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये सवाल आया था IIT 94, इंटीग्रेशन 0 टू n पाई प्लस v मॉड साइन एक्स डी एक्स। वी यू वी डब्ल्यू वाला v, जहां पे दिया हुआ है v जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है और n जो है वो इंटीजर है। चलिए, बढ़िया सवाल। ये हो गया नीचे वाला सबका। चलो भाई, लिमिट को तोड़ो। फिलहाल ये किसी प्रॉपर्टी पे सूट नहीं हो रहा है, लिमिट को ब्रेक करो। 0 से v और v से लेके, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या हम, इंटीग्रेशन 0 टू v और फिर v से लेके n पाई प्लस v लिख सकते हैं क्या? यहां पे है मॉड साइन एक्स डी एक्स प्लस यहां भी है मॉड साइन एक्स डी एक्स। ध्यान से देखना बच्चों, कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टी 3 का यूज करके अगर 0 से यहां तक था तो मैंने 0 से भी v से यहां तक ले लिया। ले सकते थे ऐसा। अब v जो है v 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है और हम जानते हैं कि 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, तो 0 से v के बीच में भी v इधर कहीं होगा बीच में। अरे सुनाई दे रहा है क्या सबको? तो 0 से v के बीच में भी पॉजिटिव है साइन, तो पॉजिटिव है तो मॉड का कोई काम नहीं है, मॉड हट गया, ये बन गया 0 टू v साइन एक्स डी एक्स, नॉर्मल इंटीग्रेशन। अब यहां प्रॉपर्टी लगेगा बच्चों, a से a प्लस एन टी, चूंकि इसका पीरियड पाई होता है मॉड साइन एक्स का, तो a से a प्लस एन टी, प्रॉपर्टी 2, a हट गया, ये बन जाता 0 टू n पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। इसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, लिमिट है 0 से b प्लस, अब प्रॉपर्टी 1 से 0 से एन टी में दिया हुआ है n इंटीजर है तो ये n बाहर आ जाएगा और ये हो गया 0 टू पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। यहां पे अगर देखो तो माइनस ऑफ v रखा तो कॉस v, माइनस कॉस 0 1 हो गया, प्लस n इंटू, क्या इसका वैल्यू 2 होगा, 0 से पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स 2 होगा क्या? तो आंसर, हाँ, अरे पता नहीं करना है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर देखो ना क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है, ये पता नहीं करना है, ये क्वेश्चन का कंडीशन है। ये n इंटीजर है और v 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, दिस इज गिवन। सो आंसर इज 2n माइनस कॉस b प्लस 1। हो गया? हाँ, मर्जी है, करो, हटा के करो, मॉड हटा दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट पुट करो, देखो 2 ही आएगा। तुम डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहते हो तो मत करो। तुमको बताया किस लिए था कि 0 से पाई तक 2 होता है, उसका यूज ही अगर नहीं करना है तो फिर क्या फायदा होगा बताओ। एक सवाल जो सबसे शुरू में लिखा था बच्चों, उसको भी कर लेते हैं अभी।
0 to 16/3 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। अभी हम इसको कर सकते हैं, देखो बिल्कुल यही मेथड। इसको तोड़ दो, π/3 से तोड़ दो इसको, क्योंकि हम 16/3 पाई को π/3 प्लस 5 पाई लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसा लिख लें 0 to π/3 प्लस 5 पाई। सोचो तो, लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल वही सवाल बन गया पहले वाला, जहां v था वहां π/3 आ गया। दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा अभी? 0 to π/3 मॉड साइन एक्स डी एक्स प्लस π/3 टू π/3 प्लस 5 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। बिल्कुल वही कहानी, 0 से π/3 पॉजिटिव होगा, मॉड का कोई काम नहीं है। तो 0 to π/3 साइन एक्स डी एक्स प्लस a से a प्लस एन टी, इसका पीरियड पाई है तो ये हट गया, ये बन गया 0 से लेके 5 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। हाँ जी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 से π/3 प्लस ये 5, 0 से एन टी में एन इंटीजर है, 5 बाहर, 0 to पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। चलिए π/3 रखोगे तो cos 60 हाफ माइनस cos 0 1, यानी कि माइनस ऑफ हाफ माइनस 1, और ये हो गया 5 इंटू 2, यानी कि ये हो गया माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ प्लस 10। आंसर इज 21/2। चेक करो।